गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल A to Z में। और आज हम आपके लिए एक नया विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस नए विषय में क्या होगा, अपने हिंदी की जितनी भी व्याकरण है उसको स्टेप बाय स्टेप नियमित क्लासों के दौरान इसको कंप्लीट करेंगे। संपूर्ण हिंदी व्याकरण मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, जिसकी आज प्रथम क्लास है। ठीक है, तो आपका सहयोग हमारा सहयोग कीजिए। क्या सहयोग है? लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पे जो हिंदी करवाई जाएगी वो चाहे रीट हो चाहे पटवारी हो, आगामी जितनी भी भर्तियाँ आ रही हैं, जैसे हाई कोर्ट LDC की है या रीट की है या पटवारी की है, जितनी भी भर्तियों में जहाँ जहाँ हिंदी की व्याकरण आएगी उसमें यह क्लास क्या होगी, सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के बाद आपकी जो क्लासें होगी वो नियमित रूप से हिंदी की स्टार्ट होगी। आपको रोज़ाना एक क्लास या एक दिन छोड़ के एक क्लास हिंदी की मिलेगी, जिसमें आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण करवाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हिंदी व्याकरण और स्टेप बाय स्टेप अपने क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझते चलेंगे। मैं बहुत ही हिंदी की गहराइयों को समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट कर देते हैं हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है हिंदी का सामान्य परिचय और विकास। हिंदी का सामान्य परिचय और विकास पढ़ेंगे, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। देखिए, आपको एक पहले बात बता देता हूँ, जहाँ पर भी किसी सब्जेक्ट का नाम आ जाता है, किसी विषय का नाम आ जाता है, इसका मतलब उसकी समग्र जानकारी हमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हिंदी में वर्ण विचार टॉपिक नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वर्ण विचार अपने को पढ़ना नहीं है। हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं सभी में कोई ना कोई कोरिलेशन, कोई ना कोई सह संबंध होता है। एक टॉपिक आता है तो अन्य टॉपिक की जानकारी उसमें इंक्लूड होगी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं। मैं आपको विकास करवाऊंगा, इस विकास में भी एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रत्येक एग्जाम में। वर्ण विचार करवाऊंगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। हालांकि सिलेबस में वर्ण विचार नहीं दिया हुआ, पटवारी वाले में सिलेबस में नहीं दिया है, सीधे संधि विच्छेद, समास और समासिक पदों का समास विग्रह दिया हुआ है। सीधा वहाँ से टॉपिक को स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया कि पेपर में ये वाला सब्जेक्ट या ये वाला विषय आने वाला है, तो उस विषय की समग्र जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप उस पेपर में आने वाले सभी उस सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चनों को हल कर सकोगे। इसके लिए अपने को क्या करना है, बहुत ही विस्तारित हिंदी पढ़नी है। स्टार्ट कर रहे हैं आज हिंदी का संवैधानिक विकास और वर्ण विचार से अपने, इसके बाद वर्ण विचार और उसके बाद संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, जितने भी टॉपिक लग रहे हैं सारे A to Z कंप्लीट करेंगे अपने सिर्फ A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी के विकास और सामान्य परिचय के बारे में। चलिए, हिंदी के विकास और सामान्य परिचय की जो पहली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी जो भाषा है, हिंदी भाषा और हिंदी भाषा को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया, ये सभी समझाऊंगा मैं आपको। राजभाषा कौन सी होती है, मातृभाषा कौन सी होती है। राजभाषा का जो दर्जा दिया गया, राजभाषा का जो दर्जा दिया गया वो दिया गया 14 सितंबर को, 14 सितंबर कह सकता हूं मैं, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया 14 सितंबर को। और इसी दिन 14 सितंबर वाले दिन हम क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस दिन, 14 सितंबर के दिन। ध्यान रखिएगा, आपको अगर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वो एक सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा और वो मनाया जाता है कब, 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी को। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को, क्योंकि इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। और अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी अपना आंसर रहेगा। तो हिंदी दिवस को राजभाषा का जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया, 14 सितंबर को, और इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, राजभाषा का मतलब होता है राज्य का जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं। राजभाषा अलग चीज़ है। देखिए, राष्ट्रभाषा अलग होती है, राजभाषा अलग होती है, मातृभाषा अलग होती है। ठीक है, बोली अलग होती है, भाषा अलग होती है।
मैं आपको 4 तरीकों से भाषा बताऊंगा। पहले मैं आपको बोली बताऊंगा, फिर भाषा बताऊंगा, फिर मैं आपको राजभाषा, फिर मातृभाषा बताऊंगा। तो सबसे पहले राजभाषा के बारे में यही सुन लीजिए, यानी कि राज्य का संचालन, राज्य का शासन संचालन, राज्य का शासन संचालन जिस भाषा में होता है, राज्य के शासन का संचालन जिस भाषा में होता है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो सबसे पहले बात ये निकल के आई कि यहाँ से भाषा क्या चीज़ है, पहले भाषा को समझ लीजिए। क्या? भाषा को समझ लीजिए पहले। तो चलिए भाषा को समझते हैं पहले। भाषा, देखिए भाषा जो है ये भास धातु से बना है। किससे बना है? भास धातु से बना हुआ शब्द है। भास धातु से बना शब्द है क्या? भाषा। भाषा जो है भास धातु के साथ बना हुआ शब्द है। अपने बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, बिल्कुल गहराइयों तक पढ़ेंगे, आप आराम से, अपने को कोई जल्दी नहीं, अपने सिलेबस भी कवर करेंगे। ठीक है, किसी भी एग्जाम से पहले अपने को सिलेबस भी कवर करना है। और ध्यान रखिएगा, मैं प्रत्येक आपको टॉपिक के बाद जितनी भी पीछे प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं जिसमें हिंदी विषय आया है, हिंदी विषय जिसमें आया है, वहाँ पे अपने को क्या करेंगे, जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे लेके आऊँगा, आपको यहाँ पे बताऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले अपने को क्या करना है? टॉपिक पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, गहराइयों के साथ। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको समझ से बाहर है या जो आपको नहीं आता, आप उसको टिक कर सकते हैं बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर सोचना समझना तो आपको टॉपिक में है, प्रश्न में आपको सिर्फ पढ़ना है और बहुत ही सहज के साथ उसका आंसर देना है। चलिए, भास धातु से बना है और भास धातु का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, भास धातु का मतलब होता है विचार प्रकट करना। क्या? विचार प्रकट करना। भास धातु का मतलब क्या होता है? विचार प्रकट करना। यानी भाषा जो शब्द है, भाषा जो शब्द है ये किससे बना है? भास धातु से बना है। और भास धातु का मतलब होता है क्या? विचार प्रकट करना। ध्यान रखिएगा, जो विचारों का अभिव्यक्ति होती है, क्या? विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है उसके साधन बहुत हैं। क्या है? साधन बहुत है। विचारों की अभिव्यक्ति करने के क्या है भाई? साधन। कहने का मतलब हम विचारों की जो अभिव्यक्ति बहुत तरीकों से कर सकते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं, किसी के साथ विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने मन के भाव उसको बता रहे हैं, वो आगे वाला अपने मन के भाव को अपने को बता रहा है। ये क्या है? विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है ये किसके द्वारा होता है? ये भाषा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा होता है। एक बात और सुन लीजिए, जो विचार होते हैं अपने, विचार क्या हैं? ध्यान रखिएगा, विचार क्या होता है? ये मन का भाव होता है। क्या होता है भाई? मन का भाव होता है। ध्यान से सुन लेना, विचार क्या होते हैं? मन के भाव होते हैं, जो अपने क्या करते हैं, किसी के साथ साझा करते हैं, किसी के साथ विचारों का लेन देन करते हैं, किसी के साथ विचारों की प्रतिक्रिया करते हैं, किसी के साथ विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये क्या है, सभी का बात मतलब सभी का अर्थ क्या है, एक ही होता है, विचारों का लेन देन, साझा, प्रतिक्रिया, आदान प्रदान करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो भाषा के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जो मन के भाव होते हैं, विचार, एक बात लिख रहा हूं, विचार क्या होते हैं? विचार होते हैं अध्वन्यात्मक। ध्यान रखिएगा, मैंने एक लाइन लिख दी, विचार क्या होते हैं? विचार अध्वन्यात्मक होते हैं। अध्वन्यात्मक का मतलब क्या हुआ? ए प्लस ध्वनि, क्या लिखा मैंने? ए प्लस ध्वनि प्लस आत्मक लिख दिया। क्या लिख दिया? ए प्लस ध्वनि प्लस आत्मक लिख दिया। ए प्लस ध्वनि प्लस आत्मक, यानी कहने का भावार्थ ये हुआ, विचार क्या होते हैं? अध्वन्यात्मक होते हैं। यानी ए का मतलब अभाव से होता है। ए प्रत्यय कहाँ लगता है? ए प्रत्यय अभाव का भाव बताता है। किसका? अभाव, नहीं का भाव बताता है ए प्रत्यय। यानी क्या नहीं है? ध्वनि नहीं होती जिनके पास, यानी ऐसी चीज जिसके पास ध्वनि नहीं होती, वो क्या होते हैं? वो विचार होते हैं। क्या होते हैं? विचार होते हैं। यानी कि विचार क्या चीज़ है? विचार क्या है? विचार ऐसे घटक हैं जिनके पास ध्वनि नहीं होती है, वो मन के केवल भाव होते हैं जब तक उन्हें प्रकट न किया जाए। मैंने एक बात लिखी, जब तक उन्हें प्रकट न किया जाए, जब तक उन्हें साझा न किया जाए, तब तक वो क्या होते हैं? अध्वन्यात्मक होते हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विचार जो होते हैं वो मन के भाव होते हैं और ये क्या होते हैं? अध्वन्यात्मक होते हैं जब तक इनको प्रकट न किया जाए।
ध्यान रखिएगा, जब इनको प्रकट कर लिया जाता है, जब इनको प्रकट कर दिया जाता है तब वो क्या बन जाती है, तब वो किसका रूप ले लेते हैं, वो भाषा का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं, भाषा का रूप ले लेते हैं। तो विचारों का लेन देन जो होता है, विचारों का लेन देन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विचारों का लेन देन किसके द्वारा होता है, भाषा के द्वारा विचारों का लेन देन होता है। इस बात को समझिए, हम भाषा के द्वारा ही विचारों का क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। भाषा के द्वारा ही विचारों का लेन देन किया जा सकता है। चलिए, हमने 2-4 बातें पढ़ी कि जो भाषा होती है वो भाष धातु से मिलकर बनी होती है, और भाष का मतलब, भाष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विचार प्रकट करना। और जब विचार प्रकट करेंगे तो विचार प्रकट जिस साधन के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा किया जाता है, विचार प्रकट जिस माध्यम के द्वारा किया जाता है, तो वो उभरने वाला जो रूप होता है वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। वो क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी हमारी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। क्या आगे देखिएगा, मैं आपको भाषा के बारे में और भी बातें बता देता हूं। भाषा की अपनी परिभाषा पढ़ी क्या, कि विचारों का माध्यम जिस साधन के द्वारा किया जाता है वो क्या होती है, भाषा होती है। ठीक है, और विचार क्या होते हैं, मनुष्य के अध्वन्यात्मक होते हैं, मनुष्य के मन के भाव होते हैं, वो विचार हैं। ठीक है, भाषा की क्या पढ़ते हैं, विशेषताएं पढ़ते हैं। भाषा के पास क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। भाषा की विशेषताएं हैं। देखिए, पहली विशेषता जो मैं लिख देता हूँ वो लिख देता हूँ, भाषा अर्जित होती है। क्या, भाषा अर्जित होती है। भाषा कोई जन्मजात नहीं है, भाषा कोई जन्मजात नहीं है। जन्मजात केवल ध्वनियाँ होती हैं। छोटा शिशु जब जन्म लेता है तो क्या ध्वनि का उच्चारण कर लेता है, वो किसी भाषा का उच्चारण या किसी सार्थक भाव को नहीं व्यक्त कर पाता, वो क्या नहीं है, भाषा नहीं है। भाषा क्या है, अर्जित की जाती है। भाषा क्या है, अर्जित की जाती है। छोटा शिशु अपने माता पिता से भाषा को अर्जित करता है। वो समाज में रहकर एक अच्छी भाषा सीखता है। जैसा समाज है उसके प्रति अनुकूलित रहेगा। अगर वो बुरे समाज में रह रहा है तो वो भाषा का अन्य रूप ले लेगा, अन्य रूप को ग्रहण करेगा, और एक अच्छे समाज में रह रहा है तो एक बहुत ही शालीन भाषा को सीख पाएगा। तो भाषा क्या है, अर्जित की जाती है। भाषा क्या है, अर्जित की जाती है, अर्जित होती है भाषा। ठीक है, दूसरी बात लिखिए, दूसरी बात ये होती है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होने, इसका मतलब क्या है, मान लो हिंदी भाषा को अपने बहुत पुराने समय से बोलते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं जो सबसे पहले यूज किए थे? क्या हिंदी भाषा वहीं रुकी हुई है? क्या हिंदी भाषा के जो तथ्य थे, जो शब्द थे, वो वही थे जब से हिंदी का विकास हुआ है? ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा में नए शब्दों का आगमन हुआ, हिंदी भाषा परिवर्तनशील हुई, तो क्या हुआ, नई भाषा हिंदी में क्या हुआ, गुणवत्ता का विकास हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, हिंदी भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि क्या हुआ कि जब से हिंदी भाषा जैसी बनी थी वैसे की वैसे आज तक चलती आ रही है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं है। हिंदी क्या है, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। ये क्या होती है, ये परिवर्तनशील होती है। क्या होती है, 3 नंबर मैंने लिख लिया, ये क्या होती है, ये परिवर्तनशील इकाई है। क्या है, ये परिवर्तनशील है। मैंने लिखा क्या है, ये परिवर्तनशील है, यानी बदलती रही है। क्या है, परिवर्तनशील है, बदलती रही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, 4 नंबर पॉइंट की। यानी मैंने कहा कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, ये परिवर्तनशील होती है। क्या होती है, भाषा मानक रूप में होती है। क्या, भाषा मानक रूप में होती है। अब देखिए, मानक रूप का मतलब होता है माना गया रूप है। भाषा क्या होती है, मानक रूप होती है। भाषा मानक रूप में होती है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, वो देखिए, अगर मान लो मैंने ये लिख दिया कै, आप पहले से जब से हिंदी का विकास हुआ है कै को इतना ही लिखते आए हो, यानी यही माना गया है और ये अपने को मानना है। कै को कई लिखोगे, क्या इसमें कोई विकास हुआ, क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? नहीं। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब भाषा क्या है, मानक रूप में होती है। भाषा मानक रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट पढ़ लेते हैं। भाषा का जो स्वरूप होता है, भाषा का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, वो सरल से कठिन से सरल की तरफ होता है। क्या होता है, कठिन से सरल की तरफ होता है।
यानी कि भाषा कैसे विकसित होती है, कठिन से सरल की तरफ विकसित होती है। ऐसा क्यों कहा? मान लिए अपने हिंदी भाषा से अपरिचित थे, क्या थे? हिंदी भाषा से अपरिचित थे। कोई बच्चे ने जन्म लिया, वो 5 साल का हुआ तब उसने मातृभाषा सीखी। जैसे ही स्कूल में गया, स्कूल में जाते ही, विद्यालय में जाते ही उसको हिंदी बोलना पड़ा। अब हिंदी जब बोलना पड़ा तब क्या हुआ, उसको हिंदी बोलने में बड़ी परेशानी, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे बड़े शब्द आ जाते थे, कुछ ऐसे संयुक्ताक्षर वाले शब्द आ जाते जिसको बोलना बड़ा कठिन लगता था। तो ये क्या था, शुरुआती दौर जो उसका था ना, वो बहुत ही कठिन था। शुरुआती दौर जब कठिन था तो कहने का मतलब वो कठिनता से गुजरता हुआ कहाँ चला गया, सरलता की तरफ चला गया। यानी कि अब अपने को क्या है, थोड़ी हिंदी भाषा का विकास हुआ अपने अंदर, तो अपने क्या शुद्ध उच्चारण करने लग गए, शुद्ध लेखन करने लग गए। वो क्या हुआ, कठिन से सरलता की तरफ अपने भाषा चली गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने भाषा का। सामाजिक प्रक्रिया। भाषा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया से अपनाई जाती है। सामाजिक का मतलब होता है समाज के द्वारा क्या होता है, सीखा जाता है, समाज के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसा समाज होता है वैसी भाषाएं अपने सीख लेते हैं। अपने बुरे समाज में रहने तो बुरी भाषा बोलने सीखेंगे, अच्छे समाज में रहने तो अच्छी भाषा सीखने को अपने को मिलेगी। तो भाषा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये सारी बातें किसकी हो गई हैं, भाषा की हो गई हैं। चलिए भाषा सीखी कैसे जाती है उसकी बात कर लेते हैं। तो अपने नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो क्या है, भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रहेगा, भाषा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। वो क्या है, भाषा कैसे सीखी जाती है, भाषा कैसे सीखी जाती है मनोविज्ञान के हिसाब से अपने देखें तो भाषा को कैसे सीखा जाएगा उसको सीखें। देखिए क्या होता है कि अपने भाषा को सीखने से पहले जिज्ञासा होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। क्या, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए जिज्ञासा क्या है, जिज्ञासा क्या है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। अगर भाषा को जानने की इच्छा रखेंगे तो भाषा अपने आप ही अपने को सीखने में सहायता करेगी। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की जानने की इच्छा। तो जिज्ञासा क्या है, जानने की इच्छा होनी चाहिए। पहला स्टेप जो होता है भाषा को सीखने का वो है जानने की इच्छा। दूसरा जो होता है वो क्या है, अनुकरण। क्या होता है, अनुकरण। आपने बहुत बार उसमें पढ़ा है, किसमें, मनोविज्ञान में पढ़ा है कि अनुकरण क्या होता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना या किसी का अनुसरण करना, वो क्या है, अनुकरण होता है। तो कहने का मतलब या जिज्ञासा पहला जो कदम होता है भाषा को सीखने का वो क्या है, जिज्ञासा। दूसरा जो कदम रहेगा वो क्या रहेगा, अनुकरण रहेगा। तो अपने क्या किया, किसी का अनुकरण करते हुए भाषा को सीख सकते हैं। तीसरी बात जो आती है वो आती है अभ्यास की, यानी अभ्यास करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान के अनुसार अभ्यास अगर करेंगे तभी हम भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध पठन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर हमारे सामने हमारे अंदर जिज्ञासा है किसको सीखने की, भाषा को सीखने की, तो ही हम भाषा सीख पाएंगे। दूसरा कदम क्या है, अनुकरण करके हम भाषा को सीख सकते हैं, किसी का अनुसरण करके, किसी की नकल करके। आदर्श वाचन पढ़ा है आपने कभी मनोविज्ञान में, आदर्श वाचन, बिल्कुल बिल्कुल। आदर्श वाचन क्या होता है, आदर्श वाचन क्या होता है उसको सुनिए। आदर्श वाचन का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई प्रार्थना सभा हो रही है और 4-5 लड़के या लड़कियां क्या कर रही हैं, आगे प्रार्थना बोल रही हैं, बच्चे पीछे पीछे क्या कर रहे हैं, पीछे पीछे क्या कर रहे हैं, उसी बात को दोहरा रहे हैं। कोई विषय संबंधी कोई टीचर है, अध्यापक है, वो किसी पाठ का वाचन कर रहा है और बच्चों को बोल रहा है कि मेरे पीछे पीछे वाचन करो। बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे वाचन कर रहे हैं। तो वो क्या है, वहाँ पे जो अध्यापक होता है वो क्या होता है, आदर्श वाचन होता है, आदर्श वाचक होता है। और वो जो कर रहा है वो आदर्श वाचन होता है। क्या होता है, आदर्श वाचन होता है। प्रार्थना सभा के अंदर जो आगे 4-5 लड़के या लड़कियाँ खड़े रहकर जो प्रार्थनाएं बोल रहे हैं वो क्या है, आदर्श वाचन, और बच्चे उसको दोहरा रहे हैं। तो ये वाचन क्या है, अनुकरण ही तो है। ये एक वाचन क्या है, आदर्श वाचन के द्वारा क्या होगा, अनुकरण किया जाएगा बच्चों के द्वारा। आदर्श वाचन करेगा टीचर,
या आगे जो भी है वक्ता बोलने वाला वो आदर्श वाचन करेगा और उसके पीछे पीछे बच्चे क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। और एक दिन ऐसा आ जाएगा, मान लो छोटी क्लास में अपने को लगे कोई नई प्रार्थना आ गई और नई प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं बोलनी आ रही, अपने को बिल्कुल भी नहीं बोलनी आ रही। आप देखते हो जब प्रार्थना रटी रटाई होती है तो बहुत सारी आवाज़ होती है। आवाज़ होने का मतलब ये है, छोटी क्लास में आपने देखा होगा जब अपने प्रार्थनाएं बोल रहे हैं ना, तो अपने को जो प्रार्थना आती है तो उसको तो ज़ोर से बोलते हैं। लेकिन जो प्रार्थनाएं, मान लो आगे जो लड़के या लड़कियां खड़े हैं, उन्होंने कोई नई प्रार्थनाएं, आज नई प्रार्थना स्टार्ट कर दी कोई, और नई प्रार्थना का जैसे ही आरंभ होता है तो अपने को समझ नहीं आता क्या बोलें। तो जैसे जैसे अपनी ध्वनि को ग्रहण कर रहे हैं वैसी वैसी ध्वनि क्या है, उच्चारित करते जा रहे हैं, वैसी वैसी ध्वनि उच्चारित करते जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, अपने ध्वनि का अनुकरण तो कर लिया, लेकिन अपने को पता नहीं चल रहा कि उच्चारण सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ दिनों बाद अपने क्या हुआ, उस भाषा को, उस सार्थक शब्दों को समझा और फिर अपने क्या करने लगे, उच्चारण करने लग गए। यानी कि जैसा लड़कियों ने कहा या जैसा ही आदर्श वाचन कह रहा है वैसा ही क्या करने लगे, हम उच्चारण करने लगे। ऐसा होने पर हमें क्या हुआ, अनुकरण का भाव आया। यानी अपने क्या किया, अनुकरण से उस बात को सीखा कि वो आगे जो आदर्श वाचन हो रहा है उसका भाव क्या है, वो किसका उच्चारण कर रहा है। शुरू के 2-3 दिनों में अपने ध्वनि ही उच्चारित की, ठीक है। जैसे जैसे उसका लय था वैसे वैसे ध्वनि के लय के रूप में बदलते गए और बोलते गए। लेकिन अपने क्या कर रहे थे, सिर्फ अनुकरण कर रहे थे। और कई दिनों के बाद, कई अनुकरण के अभ्यास के बाद क्या हुआ, अनुकरण का अभ्यास, पहले जिज्ञासा थी सीखने की, अनुकरण किया और फिर अनुकरण को अभ्यास किया, अभ्यास करते आए और भाषा का शुद्ध उच्चारण सीख गए। तो मनोवैज्ञानिक जो दृष्टि से वो क्या होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषा को सीखने के तीन जो है वो है 3 चरण होते हैं। क्या है, 3 चरण हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 3 चरण बताए जा रहे हैं भाषा को सीखने के। भाषा को सीखने के 3 चरण हैं, कौन कौन से, जिज्ञासा होनी चाहिए, अनुकरण या नकल होनी चाहिए या अनुसरण होना चाहिए, ठीक है, नकल या अनुसरण होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है अभ्यास। तो आपने सुना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं अगर अभ्यास किया जाए तो, ठीक है। तो वो क्या है, अभ्यास। तो अभ्यास मेनली क्या है, मुख्यतः अभ्यास जरूरी है, अनुकरण है और जिज्ञासा। ये 3 प्रकार के चरण थे जो मैंने आपको बताए। चलिए अब बात करते हैं भाषा को सीखने का जो चरण रहता है। ये तो थे 3 चरण, और कर्म जो रहता है भाषा को सीखने का, वो देखिए कर्म क्या रहता है। तो भाषा जो सीखने का जो कर्म है, भाषा सीखने का जो कर्म है वो देखिए क्या होता है। भाषा कैसे सीखी जाती है वो सुनिए। मान लो अपने छोटी क्लासों में गए और मान लो पहली दूसरी में अपने लगे हुए हैं और आगे कोई अध्यापक है, वो क्या कर रहा है, वाचन कर रहा है। अपने क्या किया, दूसरी तीसरी में हो गए, अपने को थोड़ा बोलना भी आ गया, लिखना भी आ गया, पढ़ना भी आ गया, सारा कुछ आ गया। लेकिन आपसे कई बार क्या पूछ लेता है, भाषा को सीखने का कर्म क्या है, मनोवैज्ञानिक कर्म क्या है। मनोविज्ञान जब हिंदी की शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं या मनोविज्ञान पढ़ते हैं, रीट वाले विद्यार्थी स्पेशल ध्यान दें, उसमें क्या होता है, कर्म पूछ लिया जाता है कई बार कि भाषा को सीखने का कर्म क्या रहता है। तो ध्यान दीजिए, भाषा को जो सीखने का कर्म है वो क्या होता है, बच्चा पहले क्या करेगा, आदर्श वाचन को क्या करेगा, सुनना स्टार्ट करेगा, यानी सुनेगा, उसको सुनना। सबसे पहला जो कर्म आता है वो क्या, सुनना। और सुनकर फिर वो क्या करेगा, बोलेगा, उसको क्या करेगा, बोलना। सुनकर है और फिर वो क्या करेगा, बोलना स्टार्ट करेगा। बोलने के बाद वो क्या करेगा, उस चीज़ को क्या होगा, पढ़ेगा। क्या करेगा, पढ़ेगा और फिर उस चीज़ को लिखेगा, लिखना। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा कर्म है किसका, भाषा को सीखने का, या भाषा को सीखने या उच्चारण करने का जो कर्म है वो क्या होता है, वो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये हमारा कर्म रहता है। बच्चा क्या करेगा, सुनेगा, फिर अनुकरण करते हुए बोलेगा, फिर उसका क्या करेगा, पढ़ेगा, उसको पढ़ना सीखेगा और फिर अपने हिसाब से लिखना सीखेगा। तो ये क्या है, भाषा का सीखने का जो कर्म है वो ये रहेगा। ध्यान दीजिए, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं सुबोपली। क्या, सुबोपली। ये क्या है, सुबोपली, इसका कर्म है सुनना। देखिए बोर्ड पे क्या लिखा मैंने, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सुबोपली है। अगर मैं इसको संस्कृत भाषा में कहूँ, तो क्या लिख दूंगा, सुनने का मतलब होता है श्रवण, क्या, श्रवण। बोलने का मतलब होता है वाचन, ठीक है। पढ़ने का मतलब होता है पठन और लिखने का मतलब होता है लेखन से, ठीक है। तो ये बन गया सर्वोपले। क्या बन गया, सर्वोपले। तो इसका ये कर्म रहता है किसका,
किसका क्रम रहता है? ये भाषा को सीखने का क्रम सर्वपल्लवी या शुभोपल्ली रहता है। भाषा को जो सीखने का क्रम है वो सर्वपल्लवी या शुभोपल्ली रहता है। अब एक बोर्ड पे बात ध्यान दें, ये क्रम आपको मनोवैज्ञानिक या हिंदी की शिक्षण विधियों में मिलेगा, वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। शिक्षण विधियों में हिंदी की शिक्षण विधियाँ जहाँ भी लगती हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जहाँ मिलेगी, जैसे रीट वगैरह है उसमें लगेंगी, तो उसमें आपको ये क्रम मिलेगा। लेकिन एक क्रम को थोड़ा सा भिन्न मिलेगा। वो क्रम क्या होगा? लिखना इधर आ जाएगा और पढ़ना इधर आ जाएगा। देखिएगा इन दोनों में क्या हो गया? इन दोनों में इंटरचेंज हो गया, ठीक है, आंतरिक बदलाव हो गया। ये देखो लिखना इधर और पढ़ना इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये क्रम जो बन गया वो क्या बन गया? ये क्रम कुछ ऐसा बन गया, क्या? सुनना सीखेगा, फिर बोलना, फिर लिखना और फिर पढ़ना। ये क्रम बन गया। ये क्रम किसने दिया था? वो दिया था मारियो मोंटेसरी ने। मारियो मोंटेसरी ने ये क्रम बताया था। बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिक जितने भी हुए हैं, ठीक है, वो सारे विशेषज्ञ कौन सा क्रम बताते हैं? ये वाला क्रम मानते हैं। लेकिन ओनली केवल और केवल मारिया मोंटेसरी का जो क्रम है वो ये रहता है, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये केवल मारिया मोंटेसरी ने बताया। बाकी सारा जो था, जितने भी मनोविज्ञान हुए हैं, मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं, उनमें सारों में सभी क्रम का ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ? भाषा सीखने का जो क्रम था वो हो गया। चलिए, भाषा होती कितने प्रकार की है, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? देखिएगा, भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार में चलते हैं और भाषा के प्रकार में अपने क्या करते हैं? भाषा के प्रकार में, भाषा के जो 3 प्रकार हैं उनमें मैं आपको पहले 3 प्रकारों के बारे में चर्चा कर देता हूँ। 3 प्रकार कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। पहला जो प्रकार आएगा वो आएगा मौखिक भाषा का। कौन सी भाषा का? मौखिक भाषा का। ध्यान दीजिए, बोर्ड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्या? मौखिक भाषा। दूसरा जो प्रकार आएगा वो क्या आएगा? मौखिक भाषा के बाद में आएगी लिखित भाषा। कौन सी? लिखित भाषा। और तीसरा जो प्रकार आएगा वो कौन सा आएगा? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, और जो तीसरा प्रकार आएगा वो आएगा सांकेतिक भाषा। कौन सी? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। 3 प्रकार के अपने क्या पढ़ने वाले हैं? 3 प्रकार से अपने क्या पढ़ेंगे? भाषा के प्रकार पढ़ेंगे। भाषा 3 प्रकार की मुख्यतः अपने क्या करते हैं? उपयोग में लाते हैं। दैनिक जीवन में अपने 3 प्रकार की भाषाओं का उपयोग में लाते हैं। देखो, या तो कोई चीज़ मैं क्या कर देता हूँ, किसी को बोल के बता देता हूँ, मौखिक, मुख से बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? मुख से बोल के बता देता हूँ, वो तो हो जाएगी मौखिक। ध्यान से सुनना। या मैं क्या करता हूँ, लिख कर किसी को दे देता हूँ और उसको बता देता हूँ, वो क्या हो जाएगी? वो कौन सी भाषा का रूप हो जाएगा? लिखित। या किसी को मैं संकेत से कोई बात बता देता हूँ, वो कौन सी हो जाएगी? सांकेत। लेकिन गौर से समझना क्या, कि मौखिक जो भाषा है, मौखिक जो भाषा है, पहली भाषा को बताने जा रहा हूँ। पहली भाषा हमारी आएगी कौन सी? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। और पहली जो मौखिक भाषा है इसमें अपने चर्चा करने वाले हैं। पहली मौखिक भाषा जो है वो देखिए, ध्यान से देखिएगा। मौखिक भाषा का मतलब होता है बताने वाला तो क्या करेगा? बोलेगा। बताने वाला क्या करेगा? बोल कर बताएगा। क्या? बोल कर बताएगा। जो किसी को, जो अपने विचार प्रकट कर रहा है वो क्या करेगा? बोलेगा। और जो विचार ग्रहण करेगा वो क्या करेगा? सुनेगा। तो सुनना, पहला जो पर्सन है, पहला जो व्यक्ति है वो बोलकर और दूसरा सुनकर उसको क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ये विचारों का प्रकट करेगा बोलकर, और ग्रहण किससे करेगा? सुनकर। दूसरा व्यक्ति सुन रहा है, पहला बोल रहा है, वहाँ पे कौन सी भाषा हो जाएगी? वहाँ पर कौन सी भाषा हो जाएगी? मौखिक भाषा हो जाएगी। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। और मौखिक भाषा का जो भाव होता है वो सार्थक होता है। क्या होता है? भाव सार्थक होता है। भाव सार्थक होने का मतलब क्या हुआ? भाव सार्थक होने का मतलब क्या हुआ? मैं कोई आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूँ, तो मेरे जितने भी वाक्य हैं, मेरी जितनी भी भाषा है, मेरे जितने भी भाव हैं, वो सारे क्या हैं? सार्थक हैं। और आप जल्दी से उसको समझ भी जाते हो, जल्दी से समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? मौखिक भाषा सरल होती है, बिल्कुल। वो आगे चर्चा करेंगे। दूसरी भाषा के अगर मैं बारे में बात करूँ, वो हो जाएगी लिखित भाषा। कौन सी? लिखित भाषा। कौन सी भाषा होगी? लिखित भाषा। ध्यान दीजिए, लिखित भाषा क्या होती है? लिखेगा, जो आगे वाला व्यक्ति हो रहा है, जो क्या कर रहा है, वो लिख कर बता रहा है। अब मैं ये देखो लिख रहा हूँ, लिख कर बताएगा, ठीक है। और जो ग्रहण करेगा वो उसको पढ़ेगा, वो पढ़ना यानी पढ़कर ग्रहण करेगा। तो ध्यान दीजिए, जब एक व्यक्ति लिखता हो
क्या एक व्यक्ति लिखता हो और दूसरा पढ़ता हो, उस कंडीशन में, उस अवस्था में भाषा कौन सी होगी? लिखित भाषा। मौखिक भाषा में एक व्यक्ति बोलेगा और दूसरा सुनेगा, ऐसी अवस्था में भाषा कौन सी हो जाएगी? मौखिक भाषा। लिखित भाषा भी क्या होती है? सार्थक भाव वाली होती है। कौन सी? सार्थक भाव वाली होती है। लिखित भाषा भी कौन सी होती है? सार्थक भाव वाली होती है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, तीसरी भाषा का प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, वो कैसी थी? सांकेतिक भाषा। क्या? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब ये हुआ संकेत दिया जाएगा। क्या? संकेत दिया जाएगा किसी चीज़ के लिए, ठीक है, संकेत दिया जाएगा। जैसे मैं किसी को हेलो हाय कर देता हूँ, वो अपने आप समझ जाएगा क्या हो रहा है, ये संकेत है हेलो हाय करने का। ध्यान दीजिए, सांकेतिक भाषा क्या होती है? निश्चित नहीं होती। पहली बात तो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, संकेत देकर इशारों से जो बताई गई बात होती है, इशारों से जो विचार विनिमय किया जाता है, इशारों से विचार विनिमय जो होता है वो कौन सी भाषा कहलाएगी? इशारों से होने वाला विचार विनिमय, इशारों से होने वाला विचार विनिमय सांकेतिक भाषा के अंदर आएगा। सांकेतिक भाषा के अंदर इशारों से विचार विनिमय किया जाएगा और ये अनिश्चित होती है। बोर्ड पे ध्यान दें, मैंने अनिश्चित क्यों लिखा? अनिश्चित क्यों होती है वो सुनिए। अनिश्चित क्यों होती है? देखिए, अगर मान लो ऐसा हो जाए कि अपने क्या करें, जैसे कोई दृश्य देख रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात आई तो अपने तालियां बजाई, तालियां बजाई, तो तालियों के द्वारा अपने क्या हुआ? तालियों के द्वारा अपने को पता लग गया भी खुशी का माहौल था इसलिए तालियां बज रही। ये तालियों का जो इशारा है, ये तालियों का जो इशारा है, वो उस अवस्था में जहाँ पे वो दृश्य चल रहा है, खुशी का माहौल है, जब वहाँ तालियां बजाई जाएं तो अपने को पता लग गया कि यहाँ जो ताली बजाई जा रही है ये एक सांकेतिक भाषा है और संकेत दिया जा रहा है क्या? खुशी मनाने का। लेकिन मान लो ताली बजाई जाए किसी को बुलाने के लिए, किसी को पता न चले मैं उसको ऐसे ताली बजाऊंगा तू आ जाना, इसका मतलब वहाँ पे जो ताली बजाई जा रही है वो किसके लिए? किसी को बुलाने के लिए बुलाई जा रही है, ठीक है, वो किसी को बुलाने के लिए बुलाई जा रही है, ठीक है। तो ये क्या हुई? अनिश्चित होती है, इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता, इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता, ध्यान रखिएगा, कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है, इशारों का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है। पहले ऐसे कर देते थे, ये वाला अब किसको कहते हैं? लाइक को कहते हैं। ये वाला किसको होता था पहले? ये अलग चीज़ थी, ये सुन लो। तो ये अगर इशारा अब कर दो तो अच्छा माना जाता है, पहले कर देते थे ऐसे तो बुरा माना जाता था। तो इशारे क्या है? ये फिक्स नहीं होते, इशारे क्या है? फिक्स नहीं होते। ये सांकेतिक भाषा जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ये वाली सांकेतिक जो भाषा है ये क्या है? अनिश्चित होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता। कोई निश्चित मतलब है क्या? या तो लाइक करो या किसी को ठेंगा दिखाओ, कोई निश्चित मतलब नहीं है इसका, आपने नहीं निर्धारित कर सकते ऐसे करने का मतलब क्या है? स्पष्ट अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो सांकेतिक भाषा क्या है? अब मैं आपको भाषा के 3 रूप बता दिए मैंने। अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। वो देखिए कि अगर भाषा 3 प्रकार की बताई, एक तो सर ने बताई कौन सी? मौखिक भाषा। कौन सी? मौखिक भाषा। बोर्ड पे देख लीजिए, एक मैंने बताई मौखिक भाषा, दूसरी मैंने बताई लिखित भाषा। कौन सी? लिखित भाषा। और लास्ट वाली मैंने बताई कौन सी? सांकेतिक, संकेत या इशारों से बताई जाने वाली सांकेतिक भाषा। कौन सी बताई? सांकेतिक भाषा बता दी। तो मौखिक भाषा बता दी, लिखित भाषा बता दी और सांकेतिक भाषा बता दी। बोर्ड पे देख लीजिए, मौखिक जो भाषा होती है वो क्या होती है? सरल होती है। क्या होती है भाई? सरल होती है। लिखित भाषा इसको छोड़े, सांकेतिक भाषा कठिन होती है। क्या होती है? कठिन होती है। आप कहोगे सर कठिन क्यों होती है? अभी बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए क्या कि कठिन क्यों होती है सांकेतिक भाषा। मैंने अभी कहा ये अगर किसी को इशारा कर दूं वो असमंजस में पड़ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। क्या लाइक कर रहा है? क्या अपने को प्रमोट कर रहा है? क्या अपने को मोटिवेट कर रहा है? क्या अपने को टांग खींच रहा है? क्या कर रहा है वो? ऐसा करके ऐसा करके, ठीक है। तो अपने क्या कर रहे हैं? ये निश्चित नहीं होते, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, गाड़ी का जो हॉर्न है, गाड़ी का हॉर्न बजाया, एक गाड़ी का हॉर्न बजाया मैंने, आगे कोई व्हीकल और गाड़ी और खड़ी है उसको साइड में करने के लिए, और एक गाड़ी का हॉर्न बजाया मैंने सवारियों को लेने के लिए। सवारियां खड़ी थी, पैसेंजर खड़े थे बहुत सारे, और गाड़ी का हॉर्न बजाया सवारियों को लेने के लिए, और एक आगे व्हीकल आ गया उसके लिए हॉर्न बजाया। तो क्या हॉर्न कोई फिक्स है क्या? क्या जो गाड़ी में बाजा बज रहा है वो फिक्स है क्या? नहीं फिक्स है। इस गाड़ी के हॉर्न का मतलब अपने निर्धारित नहीं कर सकते। क्या वो किसी व्हीकल को साइड देने के लिए, क्या किसी साधन को साइड देने के लिए, क्या किसी सवारियों को बुलाने के लिए कर रहा है, ठीक है। तो कोई निश्चित नहीं होता। तो वो सांकेतिक भाषा क्या है? समझना कठिन होती है। इशारों वाली भाषा समझना
कठिन होती है। कई बार अपने ऐसे कह देते ना, तेरा इशारे, तूने इशारा तो किया था लेकिन मैं समझा नहीं, तूने इशारा तो किया था लेकिन मैं समझा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इशारा क्या है, समझ नहीं सकते, संकेत को समझ नहीं सकते। देखो सांकेतिक भाषा क्या है, एक कोड होता है, कोड होता है सांकेतिक भाषा। क्या कोड होता है, देखिए कोड क्या है। मान लो कोई घर है और घर में आपका क्या है, दोस्त है, क्या है, दोस्त है। आपने कहा मैं बाहर आकर ताली बजाता हूँ, ऐसे ताली पेटू तू बाहर आ जाना। बाकी घर वालों ने क्या सोचा, ताली बजाई है, पता नहीं किस लिए बजाई है, लेकिन आपके दोस्त को पता चल गया था। क्यों, क्योंकि उसको कोड बताया हुआ था कि ताली बजाने से तू बाहर आ जाना। क्या, ताली बजाने से तू बाहर आ जाना। और भी बहुत प्रकार के संकेत हो सकते हैं, चलिए अपनी उसकी बात नहीं करेंगे। तो सांकेतिक भाषा को समझना बहुत ही कठिन होता है। मौखिक भाषा बहुत ही सरल होती है, मैं आपको बताए जा रहा हूँ, आप समझते जा रहे हो। इसका मतलब मौखिक भाषा क्या है, सरल होती है। ये मौखिक भाषा बिल्कुल सरल भाषा है, ठीक है। तो मौखिक सरल है। लिखित भाषा क्या है, न तो सरल है और न कठिन है। क्या, न तो सरल है, न तो मैं इसको सरल कह सकता हूँ और न ही क्या कह सकता हूँ, न ही ये कठिन है। न तो सरल और न कठिन। देखिए मौखिक जो भाषा होती है, सॉरी लिखित जो भाषा होती है वो क्या होती है, वक्ता पे या सुनने वाले पे या जो श्रोता होते हैं उन पर निर्भर करती है। क्या, उन पर निर्भर करती है। देखिए लिखित भाषा से अगर कोई परिचित है, क्या, लिखित भाषा से अगर कोई परिचित है तो उसके लिए वो क्या बन जाएगी, सरल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सरल। देखिए आप सभी लोग हिंदी से परिचित हैं, हिंदी से आप सभी लोग क्या हैं, परिचित हैं। हिंदी से सभी लोग क्या हैं, परिचित हैं। लेकिन मान लो ऐसी भाषा ले आऊँ जिससे आप परिचित नहीं हो, वो आपको क्या लगेगी, कठिन। लिख कर दे दी, उर्दू लिख दी यहाँ पे कुछ ऐसे इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से यहाँ से मैंने स्टार्ट की और यूँ उर्दू लिख दी है। ये क्या है, उर्दू लिखी हुई है और उर्दू लिख दी तो क्या हुआ, ये उर्दू जो लिखी हुई है ये क्या आपके समझ में आएगी, क्या नहीं ना। तो लिखित भाषा कठिन हो सकती किसके लिए, जो क्या है, अपरिचित हैं, जो क्या है उस भाषा से अपरिचित हैं। तो अपरिचित और परिचित के लिए सरल और कठिन, यानी जरूरत के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से ये क्या हो सकती है, बदल सकती है। जरूरत या अवस्था के हिसाब से ये बदल सकती है। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक था वो क्या हुआ, भाषा का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अपने 2-4 बातें और है इसके अंदर कर लेते हैं कि देखिए अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए, अगर मान लो गाड़ी का हॉर्न बजाया किसी ने, क्या, गाड़ी का हॉर्न बजाया, और गाड़ी का हॉर्न बजाया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गाड़ी का हॉर्न बज रहा है ये कौन सी भाषा है, ये सांकेतिक भाषा है। ध्यान रखिए सांकेतिक भाषा, संकेत जो भाषा होते हैं संकेत, उसका कोई स्पष्ट भाव नहीं होता, उसके कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होते। इसका मतलब गाड़ी का हॉर्न स्पष्ट अर्थ नहीं दे रहा है। बोर्ड पे कुछ इस प्रकार का चित्र लगा हुआ है, देखिए बोर्ड, सड़क पे जा रहे हो और कुछ इस टाइप का चित्र लगा हुआ है। अब ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अति महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ, क्या, अति महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूँ, क्या, कि अगर ये बोर्ड पे ऐसा कुछ चित्र लगा हुआ है, साइड में ऐसा कोई लगा हुआ है और आगे उसके यूं लिखा हुआ है, ये लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आप इधर से जा रहे हो तो आपको पता लग गया क्या, इधर मुड़ना है। इस बोर्ड ने बताया, ये बोर्ड क्या दे रहा है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बोर्ड दे तो संकेत रहा है, लेकिन ये भाषा कौन सी है, ये भाषा कौन सी है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। ये कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है। कौन सी भाषा है, लिखित भाषा है। ये किसी व्यक्ति का हाव भाव नहीं है, ये उस सिंबल का हाव भाव नहीं है, ये इस प्रतीक का कोई हाव भाव नहीं है, वो अपने को इशारा करके ऐसे नहीं बता रहा इधर मुड़ना है, वो क्या है, लिख कर बता रहा है। क्या, लिख कर बता रहा है। तो बोर्ड पे ध्यान रखिए, सड़कों पर लगाए गए जो प्रतीक होते हैं वो लिखित भाषा के होते हैं। जो चीज़ लिख के और अपने उसको सुनकर या देख कर प्रतीत कर रहे हैं वो लिखित भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है, लिखित भाषा होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड जो लगाए गए हैं ना, ये लिखित भाषा में लिखा हुआ है कि इधर मुड़ना है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था ना लिखित क्या होती है, निश्चित अर्थ होता है। अरे सार्थक भाव होता है कि नहीं होता, तो बताइए ये कोई सिंबल ऐसे बता रहा है कि आप किधर भी मुड़ जाओ, ये सिंबल ऐसे है तो इधर मुड़ने को बता रहे हैं, यानी निश्चित अर्थ को बता रहा है। तो ये क्या है, निश्चित अर्थ को बताएगा, वो क्या हो जाएगा, वो लिखित भाषा के अंदर आ जाता है। कौन सी भाषा के अंदर, लिखित भाषा के अंदर आ जाता है। चलिए बताइए, चिड़िया चहचहा रही है, भैंस रंभा रही है, वो क्या है, भैंस रंभाती है, वो क्या है, चिड़िया चहचहाती है, ठीक है, शेर क्या करता है, दहाड़ता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्या है, ये हमारी क्या है, सांकेतिक भाषा होती है। चिड़िया चहचहानी, कोई अर्थ नहीं होता, कोई संकेत नहीं होता, सॉरी कोई अर्थ नहीं होता, स्पष्ट अर्थ नहीं होता। आपने क्या किया, हाँ हूँ हैं, ये क्या है, संकेती तो है, हाँ हूँ हैं, ये क्या है, मौखिक नहीं है। अपने हाँ कह दिया, हूँ कह दिया, हैं कह दिया, हैं कह दिया, आश्चर्यजनक हैं कह दिया, ये क्या है,
संकेत है, अपने हाँ किया, हाँ हैं, ऐसे संकेत। आश्रय से अगर हैं कह दिया तो इसका मतलब डर का भाव है, आश्रय का भाव है। तो ये क्या है, कोई फिक्स अर्थ नहीं होता, निश्चित अर्थ नहीं बता रहे, ठीक है। तो ये क्या है, सांकेतिक भाषा के रूप हैं। सांकेतिक भाषा क्या होती है, बहुत ही कठिन होती है, अपने समझ नहीं सकते, ठीक है। तो संकेत को समझना बहुत ही मुश्किल है। मौखिक जो भाषा होती है ये सरल होती है, और जो लिखित भाषा होती है ये क्या होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। लिखित भाषा थोड़ी सी हार्ड होती है, ठीक है। तो अपना ये हमारा जो टॉपिक था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। कौन सा, भाषा के प्रकार। अपने कल पढ़ेंगे, अपने कल नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे वो सुन लीजिए, थोड़ी सी एक बात सुन लीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपने हिंदी भाषा का क्या पढ़ेंगे, विकास पढ़ेंगे। हिंदी कहाँ से आई, हिंदी भाषा का क्या पढ़ेंगे, विकास। हिंदी भाषा का क्या पढ़ेंगे, विकास। हिंदी भाषा का क्या पढ़ें, विकास। और मैं विकास आपको 3 तरीक़ों से बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। विकास आपको 3 तरीके से बताऊंगा। आपको मैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी, कौन से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी विकास को बताऊंगा। आपको मैं ऐतिहासिक के साथ साथ भौगोलिक यानी भूगोल से कहाँ कहाँ से हिंदी भाषाएं बोली जाती हैं वो भौगोलिक दृष्टि से भी आपको इसका विकास बताऊंगा। मैं आपको संवैधानिक या सांविधानिक रूप से भी, या मैं इसको कह दूं राजनीतिक रूप से भी क्या कर सकता हूं, राजनीतिक रूप से भी क्या बता सकता हूं, संविधान का, हिंदी भाषा का क्या बता सकता हूं, विकास। तो विकास अपने ऐतिहासिक, भौगोलिक और संवैधानिक रूप से भी क्या पढ़ेंगे, इसका विकास पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।